हेलो एवरीवन। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ठीक है। माय नेम इज नमन चौधरी। आप लोग मुझे जानते नहीं होंगे लेकिन कोई बात नहीं। बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। अब ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, ये आपके क्लास 11th में अ, और आपके क्लास ट्वेल्थ के हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स, हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स में सवालों में काम आता है। और ऑब्वियसली जेई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म। तो आज हम इस रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस पे ध्यान लगाइएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है। शुरुआत करते हैं SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। अच्छा, अब SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय SN1? SN1 का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, और वन का मतलब है यहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनी मॉलिक्यूलर। अच्छा भाई, अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये यूनी मॉलिक्यूलर है? ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि इस रिएक्शन में जो पहला स्टेप होता है, स्टेप 1, दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप, और उसी को ही हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। रेट डिटरमाइनिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि उसी स्टेप से हमें रिएक्शन की रेट का पता लगेगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, ओनली वन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व। ठीक है। अब क्योंकि सिर्फ वन मॉलिक्यूल ही इन्वॉल्व होता है उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? यूनी मॉलिक्यूलर। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म में होता क्या है? अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म में होता ये है कि हम इसमें ले लेते हैं एक एल्काइल हैलाइड। मैं एक एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल ले लेता हूँ। एल्काइल हैलाइड, RX। RX। ठीक है। अब वो RX एल्काइल हैलाइड क्या होगा? एक न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा। ठीक है। एक न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा और ये बन जाएगा R। उसके साथ एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, और ये जो X है, इट इज अ लीविंग ग्रुप। ठीक है। X क्या है? लीविंग ग्रुप। X निकल जाएगा बाहर। ठीक है। X निकल गया बाहर, और ये X क्या है? ये X है एक हेलोजन। हेलोजन आप ले सकते हो क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है। हम ज्यादातर क्लोरीन और ब्रोमीन में ही बात करते हैं। ठीक है, फ्लोरीन और आयोडीन की बात नहीं करते। और मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ इसका। SN1 रिएक्शन का एक बहुत ही बढ़िया मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, विच इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस
ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अच्छा भाई, अब व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? हाइड्रोलिसिस का मतलब है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और लिसिस मतलब, लिसिस मतलब क्या होगा? लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। ठीक है, लिसिस मतलब ब्रेकिंग, हाइड्रो मतलब वाटर। इसका मतलब है कि एल्काइल हैलाइड का टूटना। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ओके, मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं सबसे स्टेबल एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल लेता हूँ। हम अब देखो, स्टेबल एल्काइल हैलाइड की मैंने बात क्यों करी? वो इसलिए बात करी क्योंकि मुझे सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। ठीक है, ये सारी बात की बातें हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से हमें रेट ऑफ रिएक्शन काफी अच्छा मिलेगा। ये सब मैं आपको बाद में समझा दूंगा। पहले तो हमें ये सीखना है कि अ, सबसे स्टेबल हम एल्काइल हैलाइड लेंगे, जैसे कि सबसे स्टेबल हम कार्बोकेटाइन बना पाए। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है ना, स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ इस तरह होता है, देखो। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मतलब 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा। दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। अब बीच में बेंजाइल और एलाइल भी आते हैं। हम्म, बेंजाइल और एलाइल भी आते हैं, वो हम देख लेंगे। उसकी बातें हम बाद में करेंगे। बेंजाइलिक और एलाइलिक, बेंजाइलिक हेलाइड या एलाइल हेलाइड, आप ये भी ले सकते हो। ये भी आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन देंगे। दे ऑल्सो प्रोवाइड, दे ऑल्सो प्रोवाइड स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है भाई। अच्छा, अब मैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड में एग्जांपल ले लेता हूँ एक, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का। अच्छा भाई, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जैसे कि मैंने ले लिया आपके सामने, CH3, सी, CH3, CH3, Br। ठीक है, अब मैं इसको रिएक्ट करवा रहा हूँ H2O के साथ। ठीक है, और यहाँ H2O क्या है? H2O कुछ नहीं, H2O एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है भाई। अच्छा, तो अब होगा क्या इसमें? होगा ये कि भाई CH3, सी, CH3, CH3 पॉजिटिव, ये बन गया है कार्बोकेटाइन, और Br हो गया अलग। ठीक है ना, Br नेगेटिव, Br नेगेटिव। तो ये था हमारा स्टेप 1। इस रिएक्शन का ये स्टेप 1 था। ठीक है भाई, ये हुआ H2O के प्रेजेंस में। अब है ना, स्टेप 1 में हम लिखते नहीं है वैसे H2O। ठीक है ना, मगर होता है H2O की प्रेजेंस में ही है ये सब। मैं आपको बता दूंगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास बन गया कार्बोकेटाइन विच इज वेरी स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। अच्छा, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ ये टॉपिक पढ़ने को, इसलिए क्योंकि ये हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स चैप्टर जो है आपका क्लास 12th में, उसमें आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। और जेई नीट में सवाल आ जाते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, और ये भी आता है कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। इन पे आपके सवाल आ जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूँ कि ये टॉपिक पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, आई होप नोट हो गया होगा। आगे बढ़े। ओके, तो भाई मैंने स्टेप 1 लिखा कि CH3, 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 Br, और H2O की प्रेजेंस में ये कार्बोकेटाइन बन रहा है, और Br नेगेटिव बाहर चला गया। हम्म, अब ये जो स्टेप 1 है ना हमारा,
दिस इज अ वेरी स्लो स्टेप, वेरी स्लो स्टेप। ठीक है, अब ये सबसे स्लो स्टेप क्यों है? क्योंकि देखो, इसमें हो क्या रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है। भाई ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बी आर नेगेटिव बन रहा है, ठीक है ना, और यहाँ कार्बोकेटाइन बन रहा है स्टेबल। ठीक है, अब ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बी आर नेगेटिव बन रहा है यहाँ पे, और ये सबसे स्लो स्टेप होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि देखो ये बॉन्ड टूट रहा है, और इस बॉन्ड का टूटना, ठीक है ना, दिस ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी। This breaking of bond requires energy. So this is an energy demanding process. क्या है ये? This is a energy demanding process. अच्छा, अब ये जो एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस है, इसकी एनर्जी, ये जो डिमांड कर रहा है, इसकी एनर्जी की जो डिमांड है वो फुलफिल कैसे हो रही है? सवाल ही पैदा होता है। क्या बोला मैंने? मैंने ये कहा कि ये जो एनर्जी डिमांड कर रहा है, इसकी एनर्जी की डिमांड ये फुलफिल कौन कर रहा है? ठीक है, कौन फुलफिल कर रहा है? अब भाई ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ना कार्बोकेटायन का, एक सेकेंड, इसकी एनर्जी डिमांड फुलफिल कर रहे हैं ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस फॉर्म हो रहे हैं ना यहाँ पे। एक तो कार्बोकेटाइन बन रहा है, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो हम जानते हैं कोई भी कंपाउंड होता है वो कैसे बनता है। ठीक है, आयन की, मैं आयनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो कैसे बनते हैं? आयंस का फॉर्मेशन होता है ना। कैसे? देखो भाई, दो आयन से बन रहा है ये कंपाउंड। अच्छा, इन दो आयंस को ब्रेक करके, और ये सॉल्वेंट है, ये जो है न्यूक्लियोफाइल होने के साथ साथ एक सॉल्वेंट भी है। ठीक है, अब ये सॉल्वेंट और ये आयंस, इनकी वजह से एक आयन डाइपोल, क्या क्या बोला मैंने, आयन डाइपोल बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, सो दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय, दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय फॉर्मेशन ऑफ मैनी आयन डाइपोल बॉन्ड्स। ठीक है, मैनी आयन डाइपोल बॉन्ड्स। ठीक है, अब आयन डाइपोल बॉन्ड्स किन के बीच में? ठीक है, आयन डाइपोल बॉन्ड्स किन के बीच में? मैं आपको नए पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आयन डाइपोल बॉन्ड्स बिटवीन the two kinds of the two kinds of ions, ठीक है, एंड द सॉल्वेंट, एंड द सॉल्वेंट। जैसा कि मैंने बताया आपको पीछे कि टू काइंड्स ऑफ आयंस, एक तो ये सी एच थ्री पॉजिटिव, और ये बी आर नेगेटिव, और ये सॉल्वेंट H2O। अच्छा, अब मैंने बोला था कि ये जो फर्स्ट स्टेप होता है, इट इज अ वेरी स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप होने की वजह से दिस इज ऑल्सो अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं कि जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसी को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोल देते हैं। अब केमिकल काइनेटिक्स में एक चीज और बोलते हैं हम, वो ये कि भाई दो स्टेप में रिएक्शन हो रही है। अब कोई भी रिएक्शन जब दो स्टेप में होती है ना, दैट इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं तो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी हम डिफाइन नहीं करते, लेकिन हमने यहाँ क्या लिख रखा है कि इट इज यूनिमोलिकुलर। वो यूनिमोलिकुलर किसके लिए लिख रखा है मैंने आपको पहले बता दिया है, कि इसके पहले ही स्टेप में,
हम एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व करते हैं इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, इसलिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर बोला गया है। ठीक है, तो इसका ये रीजन है, इसको यूनिमॉलिक्यूलर इसलिए बोला गया है। हालांकि जो केमिकल काइनेटिक्स कहता है ना कि भाई हम दो स्टेप की रिएक्शन हो रही है, ठीक है, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होती है ना उसकी मॉलिक्यूलैरिटी गिनी जाती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बात क्लियर है? अच्छा, अब आगे। हम्म अब आता है इस रिएक्शन का स्टेप टू, रिएक्शन मैकेनिज्म का स्टेप टू। अब स्टेप टू में क्या होगा भाई, जो हमारा कार्बोकेटाइन बना, ये जो हमारा कार्बोकेटाइन बना, अब क्या होगा, सॉल्वेंट है हमारे पास। अब इस सॉल्वेंट में ये जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पे जाके जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, इस पे जाके जुड़ जाएंगे। क्या होगा भाई, CH3 होल थ्राइस सी, और क्या बनेगा यहाँ ये मेरे पास बन गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो दो बॉन्ड्स बनाता है, तो ये तीसरा जो आ रहा है उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और दिस इज अ वेरी अनस्टेबल स्पीशीज, इसी वजह से ये अनस्टेबल है, ये एक अनस्टेबल स्पीशीज है। अब इसको स्टेबल बनाने के लिए क्या होगा भाई, होगा ये कि इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाए, ठीक है, एक हाइड्रोजन हट जाए, हाइड्रोजन जब हट जाएगा तो वापस ऑक्सीजन पे दो बॉन्ड हो जाएंगे, जब दो बॉन्ड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये CH3 होल थ्राइस OH। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि भाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड से क्या होता है, जो मैंने आपको पहले बताया था, RX प्लस न्यूक्लियोफाइल, R न्यूक्लियोफाइल प्लस X नेगेटिव। ठीक है, इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि हमें पता लग गया कि हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, एल्कोहल। ठीक है, हम किसी भी एल्काइल हैलाइड को यूज करके एल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हाइड्रोलिसिस का, RX H2O से हम रिएक्शन रिएक्शन करवा देंगे, ये बनेगा हमारे पास ROH। ठीक है, ROH प्लस X नेगेटिव। आई होप ये बात आपको क्लियर। अब बात करते हैं हम RDS की, ये जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है, हम इसकी बात कर लेते हैं पहले तो। ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, ठीक है, इसमें ऐसा क्या हो रहा है जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, मैंने बताया था ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स हो रही है, बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस है, ठीक है ना, और एनर्जी देने में टाइम लगता है, एनर्जी देने में क्योंकि टाइम लगता है तो इसलिए इट इज अ वेरी स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग हो गया। अब बात हो रही है कि हम ये भी तो देख रहे हैं कि ये फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे कार्बोकेटाइन का, दिस स्टेप वन इज बेसिकली व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ, इट इज इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो रहा है, और हमें कैसा कार्बोकेटाइन चाहिए, हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन चाहिए। ठीक है, अब स्टेबल कार्बोकेटाइन के लिए हमने एल्काइल हैलाइड भी अच्छा खासा यूज किया था, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हमने यूज करा था। ठीक है भाई, अब स्टेबिलिटी क्यों चाहिए हमको, जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन अच्छा हो, तो इससे क्या पता चलता है कि भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन।
इट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल भी है, ठीक है ना, एक न्यूक्लियोफाइल भी है, और एक लीविंग ग्रुप भी है, बी आर नेगेटिव। हम्म। तो मैंने कहा बी आर नेगेटिव है यहाँ पे, तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो चीजों पे डिपेंड करेगी। एक तो एल्काइल हैलाइड जो हम यूज कर रहे हैं, और दूसरा जो हम न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं, H2O, ठीक है ना, जो हम न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं। तो ये चीज होनी चाहिए थी, ठीक है, इसकी पावर वन और इसकी पावर वन, तो इट बिकम्स सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। पता है ना सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स कैसे हो गई भाई, ये निकाल दो, पावर वन, वन प्लस वन कितना हो जाता है, टू, तो सेकेंड ऑर्डर हो गया। अच्छा, अब ऐसा है नहीं, हम ये पढ़ते हैं कि SN1 मैकेनिज्म जो है वो इट इन्वॉल्व्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इट इन्वॉल्व्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें फिर ये पावर टू नहीं आएगी, पावर वन ही आएगी। पावर वन कैसे आएगी, किसी एक टर्म को हटना पड़ेगा इधर से, और वो होगा न्यूक्लियोफाइल। मैं बताता हूँ क्यों। वो इसलिए होगा क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आई कहां से, वो आई है नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड से। जो हमने एल्काइल हैलाइड लिया है भाई, उसी के नेचर पे तो डिपेंड करेगा कि कार्बोकेटाइन हमारा स्टेबल होगा या नहीं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किस पे डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड पे, तो यानी कि सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं करेगी। तो ये जो हमारा आएगा, इट विल बी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड नॉट सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। अब इसका है ना एक रेट एक्सप्रेशन भी पढ़ाते हैं, कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का है ना एक रेट एक्सप्रेशन भी होता है कुछ इस तरह से, जैसे मैंने लिख दिया रेट, इट इज इक्वल टू K1, ठीक है ना। मेरे पास कोई भी रिएक्शन है ऐसी, जैसे मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, ए मेरे पास बन रहा है, K1 इसका रेट है, R+B बन रहा है मेरे पास, ठीक है, और ये है K-1, और ये है R+C, K2, और ये मेरे पास प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। इसका एक रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा रहे हैं जो कि आपके किसी काम का नहीं है, जिसका रेट एक्सप्रेशन है, जिसमें ये वाला जो टर्म होता है ना, डिनोमिनेटर वाला, इसमें ये होता है कि ये जो K2C है, दिस इज वेरी लार्ज। अब इसके बहुत बड़े हो जाने की वजह से ये जो पूरा टर्म है ना, ये पूरा टर्म छोटा हो जाता है। क्यों, क्योंकि K-1B भी बहुत छोटा हो गया, और ये लगभग वन के बराबर ही आती है, ये पूरा जो टर्म है होता है ये पूरा वन के बराबर आ जाता है। तो इसलिए जो रेट हमारे पास बचता है ना, वो रेट की वैल्यू हमारे पास आती है K1A के इक्वल, ठीक है, K1A की इक्वल आती है, ठीक है भाई। एंड व्हाट इज K1A, K1 इज अ रेट कांस्टेंट, और A क्या है, A इज रिएक्टेंट। और इसमें रिएक्टेंट हम लेते क्या है, इस रिएक्शन में हमने रिएक्टेंट लिया क्या था हाइड्रोलिसिस में, ये लिया था RX। तो वही तो लिखा हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन RX, और रेट क्या है, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू, या चाहे आप RX लिख सकते हो। क्लियर है बात। तो ये रेट एक्सप्रेशन पढ़ाते हैं, आपके किसी काम का है नहीं, ठीक है, बस बताने के लिए बता दिया, ये सब बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बेटे। अच्छा, अब जैसे कि मैंने बताया पीछे कि सिर्फ RX पे डिपेंड करेगा, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, RX का जो कॉन्सेंट्रेशन है, RX यानी कि एल्काइल हैलाइड, ठीक है,
एल्काइल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन जो है मैंने ट्वाइस कर दिया, ठीक है, 2 टाइम्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी मेरी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एल्काइल हैलाइड का मैंने कॉन्सेंट्रेशन कर दिया 16 टाइम्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा मेरे पास, 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। बात क्लियर है? अच्छा। अब पहली हमने चीज पढ़ ली कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन विच इन्वॉल्व्स एल्काइल हैलाइड। हम्म। दूसरी हम चीज ये पढ़ते हैं इसके अंदर कि जो हमने सॉल्वेंट लिया है ना, सॉल्वेंट हमेशा पोलर लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? पोलर सॉल्वेंट। वो भी कैसा, मैं बताता हूँ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हम ज्यादातर जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो कुछ ये वाले होते हैं। एक H2O होता है, एक होता है आपका CH3OH मिथेनॉल, C2H5OH इथेनॉल, और एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। अच्छा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वाटर, मैं वाटर की बात करता हूँ। वाटर इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हम्म। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पोलर? पोलर का मतलब है कि ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना RX का, जैसे कि मैंने RBr लिया। हम्म। मैंने RBr लिया और RBr ये बॉन्ड को तोड़ा, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड का टूटना ये जो हो रहा है ना, ये बॉन्ड का टूटना ये किस वजह से हो रहा है? बिकॉज दिस RBr, दिस एल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है ना, इट डिजोल्व्स इन वाटर। आपने एक चीज सुनी होगी, लाइक डिजोल्व्स लाइक, आपने पढ़ी होगी ये चीज। हम्म। काफी बार आया है ये, सॉल्यूशंस चैप्टर में कई बार पढ़ाते हैं, लाइक डिजोल्व्स लाइक। अच्छा, तो इसका मतलब है कि पोलर डिजोल्व्स पोलर, ठीक है, और नॉन पोलर विल डिजोल्व नॉन पोलर, ठीक है। अच्छा, दिस इज ऑल्सो अ पोलर कंपाउंड, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है ना, इट इज ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर। दिस ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज अकरिंग ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर। और बात करते हैं प्रोटिक की। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटिक? प्रोटिक ये जो वर्ड है, ये एक वर्ड से आया है जिसका मतलब है प्रोटॉन। और प्रोटॉन में किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ H पॉजिटिव की। अब ये H पॉजिटिव का क्या रोल है? ये H पॉजिटिव क्या कर लेगा? ये सराउंड कर लेगा, ठीक है। हमारा जो Br नेगेटिव है, हमने जैसे कि अल्काइल ब्रोमाइड में Br ले रखा है, जो Br नेगेटिव है, सारे H पॉजिटिव इसको सराउंड कर लेंगे आपस में, ठीक है। और क्योंकि ये सराउंड कर लिया तो हुआ क्या? Br नेगेटिव अलग हो जाएगा, जैसे कि इसमें हो भी रहा है। इस केस में देखो, Br नेगेटिव अलग हो रहा है। तभी मैंने कहा था H2O लिखते नहीं है, लेकिन H2O का ही रोल है इसमें, ठीक है ना। इट इज यूज एज सॉल्वेंट, और इसी की वजह से Br नेगेटिव अलग हो रहा है, ठीक है। इसने क्या किया? इसने क्या करा कि पकड़ा और Br नेगेटिव को खींच के इसने अलग कर दिया। बात क्लियर है? ऐसे समझ लो इसको। अच्छा, और प्रोटिक का एक मतलब और होता है जिसका मतलब है डाई इलेक्ट्रिक पावर। डाई इलेक्ट्रिक पावर, पावर कुछ नहीं होता है, पावर होता है, ठीक है। अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक पावर। अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मैं बात कर रहा हूँ वाटर की। वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो होता है 81, ठीक है।
अब 81 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि ये एक ऐसा सॉल्वेंट है कि अगर इसको, मतलब कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है ना, ऐसा सॉल्वेंट है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स को, सॉल्यूट पार्टिकल्स जब इसमें डिसॉल्व होंगे वाटर में, तो वाटर क्या करेगा, इन सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को 81 टाइम्स घटा देगा। क्या बोला मैंने? मैंने ये कहा कि सॉल्यूट पार्टिकल्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है ना, वाटर वीकन्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन solute particles by 81 टाइम्स। ठीक है ना? अच्छा, ये बात आपको क्लियर है कि हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही यूज करते हैं इसमें। अच्छा, और तीसरा इसमें हम पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होती है, तो हम जानते हैं दिस इज एन एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस, और ये एनर्जी डिमांडिंग जो प्रोसेस हो रहा है, बॉन्ड्स का ब्रेक, बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, एनर्जी बाहर निकलेगी। अब क्योंकि एनर्जी बाहर निकलेगी, एनर्जी इवॉल्व हो रही है, एनर्जी इवॉल्व होने का मतलब है इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने क्लास 11 में पढ़ रखा है कि आयनिक, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर्स। ठीक है, ये बात हमें पता है। तो यानी कि कम टेम्परेचर पे हम लोग क्या करेंगे, कम टेम्परेचर पे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस करवाएंगे। बात। चौथा हम पढ़ते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री। अच्छा, अब स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या आएगा? अब स्टीरियो केमिस्ट्री है ना, ये इन्वॉल्व करेगा आपका आइसोमेरिज्म का टॉपिक। ठीक है, आइसोमेरिज्म का टॉपिक, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया स्टीरियो केमिस्ट्री का। जैसे कोई भी आपका, मान लो, मैंने प्लेनर मॉलिक्यूल ले लिया। प्लेनर में मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैंने वेकेंट ऑर्बिटल ले लिया इसमें। ठीक है, अब वेकेंट ऑर्बिटल में मैं इधर लगा दूं क्लोरीन। ठीक है, मैं इधर क्लोरीन लगा दूं, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है इस पे। अब न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक होगा इस पे, तो क्या आएगा? इस पे हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, और इनको हम क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर। दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक होता है रिटेंशन और एक होता है इन्वर्जन। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि हमारे पास रिटेंशन इन्वर्जन बनता ही नहीं है। अब रिटेंशन इन्वर्जन क्या है?
अब देखो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ तो हुआ क्या उससे? रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है रिटेन होना। ठीक है ना? टू रिटेन, यानी कि जो था वही रहा। ठीक है? जो था हमारे पास वही रहा। तो जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ यहाँ पे, एनयू लिख देता हूँ, तो न्यूक्लियोफाइल इधर ही जाके चिपक जाएगा क्लोरीन की जगह। पर इन्वर्जन में, इन्वर्जन मतलब इन्वर्जन मतलब इन्वर्ट होना। ठीक है? इसी की मिरर इमेज, इसी की सेम मिरर इमेज, न्यूक्लियोफाइल नीचे जाके लग गया, इसमें ऊपर था इसमें नीचे लग गया। ठीक है? दीज आर रेसिमिक मिक्सचर्स। रेसिमिक मिक्सचर्स। ठीक है? मिक्सचर। अच्छा। अब अ, इनको हम रेक्टस सिनिस्टर बोलते हैं, आपको पता होगा। आर एस कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें डेक्स्ट्रो लीवो भी आ जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। ठीक है? डेक्स्ट्रो लीवो। ठीक है? अच्छा भाई। अब देखो मिरर इमेज की मैंने बात करी। अभी मिरर इमेजेस जो होते हैं, दीज मिरर इमेजेस दे आर नोन एज इनैंशियोमर्स। क्या कहते हैं इनको? इनैंशियोमर्स। ठीक है? वो सब आइसोमेरिज्म का पार्ट है। अभी हम वो सब डिस्कस नहीं कर रहे। अच्छा। इसमें एक चीज हम और पढ़ते हैं। मैंने चार चीजें बता दी हैं आपको। क्या क्या बताई हैं? रेट जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आर एक्स पे डिपेंड करेगा। पोलर सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, H2O। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अभी बता रहा हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री मैंने बता दिया। अब अगला जो है वो हम करते हैं क्या? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट। ठीक है? अब रीअरेंजमेंट मैं आपको इससे प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ इसकी। जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इस सबकी प्रॉपर्टीज। ठीक है? मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टीज बताऊंगा इसकी। रीअरेंजमेंट। अब जो रीअरेंजमेंट होता है हमारे पास, उसमें क्या होगा? ठीक है? दिस रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है? अब आपने एक चीज देखी होगी, जो मैंने सबसे पहले बात की थी, इसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। ठीक है? अब रीअरेंजमेंट का मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा दूं। रीअरेंजमेंट जो है वो खुद आरडीएस में इन्वॉल्व नहीं होता। आरडीएस मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। ठीक है? वो खुद रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि जो रीअरेंजमेंट होता है वो बाद में होता है। रीअरेंजमेंट जो होता है वो बाद में होता है। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दूं। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहता हूँ, जैसे कि मैं आपको बोलूं, डिटरमाइन द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन।
तो उसमें पहला, तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ 3 डिग्री का। ठीक है, CH3, 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 Cl। दूसरा मैं आपको दे रहा हूँ CH3, CH, CH3Br। और तीसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ CH3, CH, CH3, CH2Br। ठीक है, नहीं Br भी नहीं, Cl ले लेते हैं, चलो, क्योंकि पहले में Cl दिया तो Cl ही देंगे। ठीक है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, और ये क्या होगा, दिस इज 1 डिग्री। अब इसमें ना एक चक्कर है। इसमें चक्कर ये है कि अ, ये सवाल तुक्के में भी सही हो जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? वो ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले लिख रखा है ये चीज, कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है। तो सेम गोज विथ रेट। जो रेट ऑफ SN1 होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इट इज डिपेंडिंग ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, है ना। अब क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड कर रहा है, तो यानी कि स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कौन देगा मेरे को? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मुझे देगा 3 डिग्री। ठीक है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो इसका जो ऑर्डर आना चाहिए, जो ऑर्डर होना चाहिए इसका, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, ये होनी चाहिए रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। पर इसमें एक चीज है, इसमें एक चीज है, बाय चांस ये सवाल आपको घूम जाए थोड़ा सा, ठीक है ना, और आप इसके अंदर अटक जाओ, तो आप अटकोगे कहाँ पर? आप अटकोगे यहाँ पर। देखो, आपको पता है कि इसमें से Cl निकलेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन। और इसमें से Cl निकल जाएगा। ठीक है, तो ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन जाएगा, और इसमें से Cl निकलेगा, ये भी बन जाएगा। अब चक्कर ये होता है, इसमें हम करते हैं रीअरेंजमेंट में 1,2 मिथाइल शिफ्ट, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, या फिर इसको हम कहते हैं 1,2 H- H- शिफ्ट। तो इसमें हुआ क्या, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी इसमें, H- शिफ्ट बोल दो, एक ही बात है। तो देखो भाई, 1,2 क्यों बोल रहे हैं हमें? 1 ये है, 2 ये है, तो 1 और 2 में ही शिफ्ट होती है, तो इसलिए 1,2 शिफ्ट बोल देते हैं इसको। अच्छा, अब Cl हटा इसमें से। Cl जब हटेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एक। अब इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा तो होगा क्या, इस पे एक H चला जाएगा। H जब चला गया तो क्या बना, ये CH3, CH3, और ये बना CH3। और जब इस पे एक H चला गया, आप देख सकते हो इसमें मैंने एक H को भेज दिया, तो H जब चला गया तो इस पे क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। दिस इज अ कार्बोकेटाइन। अब ये कैसा कार्बोकेटाइन हो गया? ओ, ये तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। बेटा ये तो 3 डिग्री बन गया। अब क्या होगा? अब आप क्या लिख दोगे? अब ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप हो गया? नहीं। स्लोएस्ट स्टेप क्या है? स्लो स्लोएस्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन। मगर ये तो ऑलरेडी कार्बोकेटाइन बना हुआ है ना। मैं रीअरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा। ठीक है, रीअरेंजमेंट इज नॉट स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज स्लोएस्ट स्टेप, जो कि मैंने पहले आपको बताया था। ये जो फॉर्मेशन हो रहा है कार्बोकेटाइन का, ये जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स हो रहा है, तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार नोट करवाता हूँ ये, कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स विच इन्वॉल्व्स रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज द स्लोएस्ट स्टेप, इज द स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, रीअरेंजमेंट इज नॉट द स्लोएस्ट स्टेप।
तो ऑर्डर यही आएगा आपका, A greater than B greater than C। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है? अच्छा, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ना, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ी सी मुझे घबराहट हो रही है। मुझे पता नहीं ये वीडियो कैसा करेगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इससे, और उनका थोड़ा भला भी हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, बाय।